नहीं है। 2000 स्तर पर भी आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश में तो आप वाकई में कुछ नहीं कर पाए। पहली चीज तो मैं आपको फिर दोहरा दूं कि एग्जिट पोल के भरोसे, एग्जिट पोल के नतीजों के भरोसे अगर आप पूरा आकलन किसी पार्टी के बारे में निकालने लगेंगे तो वो गलत होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देश में तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उभर के आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में हमको जबरदस्त समर्थन मिला है। पंजाब से लेके हरियाणा से लेके कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा परिणाम हमारे पक्ष में आगे। जो बात आपने उत्तर प्रदेश की कही जी, आपने 1% का वोट डिफरेंस दिखा के सीटों में, मुझे मालूम नहीं कि ओआरजी ने किस प्रकार से सीटों का डिफरेंस इतना ज्यादा दिखा दिया। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में शहरी इलाकों में मीडिया के प्रचार के माध्यम से, अखबारों के प्रचार के माध्यम से मोदी की हवा बनाने की कोशिश की गई। तो ये महाक्रांति का चुनाव नहीं था, महाभ्रांति का चुनाव जरूर था। क्योंकि जो नलिन कह रहे थे, इस पूरे चुनाव में आपने विकास को मुद्दा नहीं बनाया, आपने कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बनाया, आपने शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया, आपने गुंडागर्दी को मुद्दा नहीं बनाया। आपने उसी राजनीति को स्वीकार किया जो राजनीति धनबल बाहुबल की कांग्रेस, सपा, बसपा करती थी। वैसे नलिन जी आपका जवाब देना चाहते हैं संजय जी। उन्नाव के कैंडिडेट, आपके संजय जी, उत्तर प्रदेश संजय जी बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा बहुत छोटे छोटे बातें रखें तो हम चीजों को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं। नलिन जी एक छोटा जवाब प्लीज। इससे पहले कि एक वो कमेंट था जो सांप्रदायिकता को लेके, मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो कहा जाता था कि हिंदुत्व की टिप्पणी लूंगा। चलिए आइए तो फिर पहले आम आदमी पार्टी पे कर लेते हैं। बिल्कुल आइए। इन्होंने सही शब्दावली का प्रयोग किया है, जो भ्रांति की बात की उन्होंने, और आपकी जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे थे वो उन पर लागू है। और मुझे लगता है कि इसलिए शायद आम आदमी पार्टी ना गुंडागर्दी की बात कर पाई, क्योंकि इनके यहाँ सोमनाथ भारती जी का एक अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ जो है ये जो उम्मीद की किरण थी इसमें जो आपने कहा, मैं साहब कह दूं सर, क्यों आप क्यों विचलित हो रहे संजय भाई? मैं अपनी बात तो कह दूं, मैं अपनी बात कह देता हूं भाई। उनके शब्द थे, कोट कर देता हूं। मैं अरुण जेटली जी पे थूकना चाहूंगा, मैंने नहीं कहा, ये सोमनाथ भारती जी ने सार्वजनिक रूप से टीवी पर भी कहा। तो ऐसा है, मैं इस बात को आगे कह रहा था। और क्या है, उम्मीद की किरण थी, क्योंकि ये आए थे एक वैकल्पिक सोच के साथ, एंटी करप्शन का, वो बदलते बदलते एंटी मोदीइज्म हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी का इस देश में बहुत है, एमआईएम भी एक पार्टी है। हर जगह में, हर जगह कोई पॉकेट्स हैं, आपके भी पॉकेट्स हो सकते हैं, लेकिन देश में वैकल्पिक राजनीति के लिए कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। जनता पार्टी तो इन्हें पहले ही से था मान रही थी, आप इसके बाद वाकई में था मानने पर पूरी तरह से आतुर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब चलिए, तो खैर कुछ दिनों दिल्ली में 49 दिन की सरकार इनकी रही। मान लीजिए जी, अभी तक इस पूरी चर्चा में अगर हम देखें, पिछले 9 महीने से तथाकथित तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर इतनी चर्चा हुई कि शायद हम लोग सब उसके माने आंतों तक पहुंच चुके हैं। इस बार मुस्लिम वोट बैंक ने दरअसल किया क्या? अगर यही नतीजे सामने हैं तो ये ध्रुवीकरण किस आधार पर हुआ? मुस्लिम वोट बैंक ने की जो थ्योरी थी ना, उस मिथ को मुसलमान ने तोड़ा है उत्तर प्रदेश में। जो कहा जाता था ना कि मुसलमान वोट बैंक है और शायद एकजुट होकर के किसी एक पार्टी को वोट करता है, ये एक मिथ है इस देश में, इससे बड़ा मिथ है ही नहीं। और पूरा चुनाव में इस पे चर्चा होती रही कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक कहीं किसी एक मुस्लिम पार्टी को मुसलमान ने सपोर्ट किया हो। हैदराबाद की एमआईएम को छोड़ दीजिए तो एक शहर के छोड़ करके कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये बार बार बोगी चलाई जाती है कि मुसलमान एक वोट बैंक है और वो एक पार्टी को वोट करता है। मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करता है, मुसलमान, आपके सर्वे में 11% मुसलमान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दे रहा है, बिल्कुल, जिससे मैं सहमत नहीं हूं कि ये वास्तविकता नहीं है, एग्जरेशन है इसमें। लेकिन ये मान भी लिया जाए एक मिनट के लिए, तब तो भैया इस थ्योरी को अब गलत साबित कर दीजिए, तब तो इससे पीछा छोड़ा दीजिए। मुसलमान के ऊपर ये तितम्मा लगा दिया कि वो एक वोट बैंक है और वो एकजुट होकर के वोट करता है। पश्चिम बंगाल में वो 30 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट के साथ में था। जी, उसमें बात यह है कि मुसलमान वोट बैंक है या नहीं है, मैं जरा कंप्लीट कर लूं। बीजेपी और संघ विरोधी ताकते हैं उसको वोट बैंक के रूप में। आप लोग भी कहते हैं, आप लोग भी लगातार वोट बैंक कहते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें आप पीछे नहीं है। मुसलमान को वोट बैंक बनाने में बीजेपी और आरएसएस पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आज जो आप ये देख रहे हैं बीजेपी का मत प्रतिशत, उसी में आपका सर्वे बता रहा है कि 11 से 12% मुसलमान का वोट है। उसके अलावा बीएसपी के साथ भी वो गया है, वो कांग्रेस के साथ भी गया है, वो एसपी के साथ भी गया है, वो आरएलडी के साथ भी गया है, अजीत सिंह के साथ।
तो भैया ये कब तक इसको निशाना बनाओगे, कब तक इसको राकेश जी, क्रिमिनल कार्ड खेला जा रहा है। छोटी टिप्पणी मैं इतना ही करूंगा कि इस चुनाव में पहली बार मुसलमानों के बीच में जो सेकुलरिज्म की प्रचलित परिभाषा है उस पर सवाल उठना शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छा संकेत है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम क्लरिक्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिन बातों को लेकर हमें गुमराह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर तमाम चीजें कहती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक ने एक पार्टी को ही हमेशा समर्थन दिया। वो वोट बैंक सिर्फ एक ही पार्टी के लिए करता है। उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 2009 में मुसलमान ने टैक्टिकल वोटिंग करके इनको सत्ता में आने नहीं दिया, तो इसलिए हमेशा से मुसलमान वोट बैंक, यही मैं कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक वोटिंग कराने की जो कोशिश होती रही है इसमें मुसलमानों का सिर्फ दोस्त नहीं है। जो सेकुलरिस्ट पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक बन के रहे, और हम चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक नहीं बने। राहुल जी, मैं कुर्बान से पूरी तरह सहमत हूं। ये एक बिल्कुल हम लोगों ने मिथक बनाया हुआ है। ऐसी कौन सा समूह है और वर्ग है, ब्राह्मण नहीं है क्या, दलित नहीं है क्या, भूमिहार नहीं है क्या, ठाकुर नहीं है क्या, बनिया नहीं है क्या, जो अपने वर्गीय हितों के हिसाब से स्थानीय चुनाव कारणों से वोट देते हैं? तो मुसलमान भी देता है, ब्राह्मण भी देते हैं, सवर्ण भी देते हैं, दलित भी देते हैं, पिछड़े भी देते हैं। तो सब लोग अगर वही कर रहे हैं तो फिर ये एक वर्ग कोई मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ध्वस्त हो जाना चाहिए इस बार। बिल्कुल नलिन जी, आप बताइए। जैसे आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे बिल्कुल एक इंडियन की वो रूप से देखें, भारतीय के रूप से, तो उनकी भी तो किसी भी भारतीय की वही इच्छाएं होंगी, महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके। लेकिन विषय क्या है, ये भाजपा से थोड़ा हटके अगर आप देखेंगे तो काफी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसे एक फोकस्ड रूप में देखते हैं कि भाई हमें अगर मुसलमान वोट मिलता है तो हम जो है सेक्युलरिज्म के आधार पर इस चुनाव को लड़ेंगे, बाकी भय का आधार है। और मैं मानता हूं ये निराशा और भय की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। जब हम विकास की बात करते हैं, जैसे विकास की बात हम करते हैं, भाई हम तो कहते हैं गुजरात में 67 में भी आपको जनसंघ में, 77 में जनता पार्टी में जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जिस सरकार के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान ने एक मुश्त उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था। लेकिन कभी आपने मुसलमान को गले लगाने की कोशिश नहीं की, आप हमेशा उसे दूसरे चश्मे। ये आपका आरोप हो सकता है, और मुझे लगता है ये आरोप हम काफी सुनते हैं। नहीं, मैं इसको आरोप ही लेता हूं, मैं इसको ऑब्जर्वेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये आरोप क्योंकि इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से में जब कहा, आपने यूं नहीं कहा, वो एक आरोप होता है, ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो मैंने भी शब्दों का चयन करके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नलिन से जी। मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूं, हम सब लोग मान लेंगे, लेकिन आप अगर ये बता दें कि आपने अगर 400 के आसपास इस बार उम्मीदवार खड़े किए और आपको 5 पूरे देश में मुसलमान उम्मीदवार नहीं मिले, और आप कहते हैं कि आप सबको समभाव से देखते हैं, आदरणीय मोदी जी कहते हैं, और वो ये भेद नहीं करना चाहते, तो जनसंख्या के में प्रतिनिधित्व के हिसाब से सिर्फ जिसे कहते हैं मुंह दिखाई के लिए, सिर्फ रसमदाई के लिए, ये क्या मतलब है? संदेश क्या दे रहे हैं आप? संदेश क्या दे रहे हैं? मैं इसको बड़ा 15% लोगों को आप संदेश क्या दे रहे हैं? के लिए चुनाव में टिकट्स नहीं दिए जाते हैं, और मैं मानता हूं कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुंह दिखाई के लिए देती है, पार्टियां देती हैं जीत के लिए। और मैं मानता हूं एक परसेप्शन गैप है, लेकिन इसके साथ साथ इस परसेप्शन गैप के साथ एक मिनट इसमें मैं राहुल जी अगर बताऊं तो इसको आप 2 लेवल, मैं 3 लेवल पे आपको एक बताता हूं, और इसमें चेंज जी मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। 30 सेकंड। राजस्थान में 4 लोग हैं माइनॉरिटी से, और चारों एमएलए भाजपा से हैं, 2 मुसलमान 2 नॉन मुस्लिम। अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें, सैकड़ों हमारे काउंसलर्स मुसलमान हैं। गुजरात में 21 वार्ड ऐसे हैं जहां ये शाश्वत ऑर्गेनिकली, मैं इस बात को तो मान सकता हूं, ये एक शाश्वत डिबेट है जो कि शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक हो या न हो, हैं तो आखिरकार सब भारतीय नागरिक। हम चलते चलते एक बार फिर 543 सीटों के न्यूज नेशन ORG के अनुमान को आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। 543 सीटों में से न्यूज नेशन ORG अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के खाते में 249 से 265 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए को 121 से 148 सीटें आ सकती हैं। अन्य के खाते में 143 से 160 सीटें जा सकती हैं। और अगर ये तमाम चीजें आप देख लें विस्तृत तरीके से, अगर 265 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी सहित उनके गठजोड़ को मिल जाता है, तो ऐसे में 8 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ अपनी सरकार बना सकती है, यानी कि आपको एक स्थायी सरकार मिल सकती है। लेकिन क्या वाकई में यही वास्तविकता है? कुछ ही देर बाद इस पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार बनाने की ये कवायद कहां और कैसे पूरी होगी, कहां से कौन मिलेगा, कौन किससे जुड़ेगा, करेंगे इस पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, आपको ये दिखाते रहेंगे न्यूज नेशन ORG पोल बस कुछ ही देर में। बने रहिए हमारे साथ।
प्रायोजक घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।